नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट 23 में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं रेलवे का अनुशासन और अपील नियम 1968, यानी कि डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968, जिसको आप D&AR भी बोलते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आज डिटेल से जानेंगे कि रेलवे में जो अनुशासन और अपील रूल है, नियम है, इसमें क्या है, क्या कुछ दिया गया है। ये सभी कर्मचारियों को जानना चाहिए कि ये चार्जशीट क्या होता है। इस पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। चार्जशीट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, SF11 क्या है, SF5 क्या है, इनसे क्या क्या नुकसान है, किन परिस्थितियों में दिया जाता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो दोस्तों, लगातार वीडियो में बने रहें। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की नई नई जानकारियां आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। आज का जो टॉपिक है अनुशासन एवं अपील नियम। तो रेलवे में दोस्तों, ये जो अनुशासन एवं अपील नियम है 1968, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968, ठीक है। अब इसके बारे में आज हम जानेंगे, जैसे आप D&AR भी बोलते हैं, D&AR, ठीक है। ये क्या है, इस पे हम डिटेल से जानेंगे आज, ठीक है। इस नियम में को क्यों बनाना जरूरी पड़ा, क्यों बनाया गया, सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस नियम को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि संगठन में, जो रेलवे संगठन है, इसमें अनुशासन, कर्मचारियों में जो अनुशासन होना चाहिए, वो अनुशासन बना रहे। आचरण नियमों के साथ साथ अनुशासन अपील नियमों का भी प्रावधान किया गया। अब सवाल यह है कि ये नियम कब से लागू किया गया। ये 1 अक्टूबर 1968 से लागू हुआ है। इनका उद्देश्य कर्मचारियों को भय दिखाकर अनुशासन में रखना, ठीक है। अब ये किन कर्मचारियों पर लागू होता है, किन पर लागू नहीं होता है, तो ये अखिल भारतीय सेवा सदस्य, जिसमें कि महाप्रबंधक और इनके ऊपर रैंक के अधिकारी आते हैं, इन पर लागू नहीं होता है। आकस्मिक लेबर, कैजुअल लेबर, इन पर भी नहीं होता है। रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य, इन पर भी ये लागू नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आप लोग सुने होंगे चार्जशीट वगैरह, चार्जशीट जो मिलता है, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे। SF11 सुने होंगे, SF5 भी सुने होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, SF11 या SF5 जो मिलता है, ये क्या है और किन परिस्थितियों में दिया जाता है, इस पर हम मेनली बात करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, ये जो दिया जाता है, SF का मतलब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे आगे। दोस्तों, अब इसमें और डिटेल से अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको और डिटेल से जानना है, जैसे कि इसमें क्या, कितने अधिकारी होते हैं, कौन प्राधिकारी होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, इनके बारे में जानना है तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, आइए चार्जशीट के बारे में जानते हैं। चार्जशीट एक ऐसा विभागीय ज्ञापन है जो रेल कर्मचारियों को उनके द्वारा गलत किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब इसे देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को आरोप बताते हुए बचाव का अवसर प्रदान करना है। इसमें कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप स्पष्ट होने चाहिए। उसमें घटना का पूरा विवरण, समय, स्थान, गवाहों का नाम, दस्तावेजों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। अब आपको आइए बताते हैं, जो ये कार्रवाई किया जाता है चार्जशीट के बारे में जो आपको हम बताए, तो ये कार्रवाई करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, जानते हैं। रेलवे में अनुशासनिक कार्रवाइयाँ लिखित में निम्न निर्धारित मानक फॉर्मों पर की जाती है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है, ठीक है। एक होता है SF1। अब ये, इसके माध्यम से कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, ठीक है। SF2 माना गया निलंबन। SF3 निर्वहन भत्ते की स्वीकृति से पूर्व कर्मचारी की घोषणा की वह कार्यरत नहीं है। SF4 निलंबन से बहाली, जब SF1 देकर निलंबित किया जाता है कर्मचारी को, फिर बहाल करने के लिए SF4 का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये SF5। ये जो है बड़ी शास्ति का आरोप पत्र है, यानी मेजर पेनाल्टी है। SF6 दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना। SF7 जांच अधिकारियों की नियुक्ति। SF8 प्रस्तुति अधिकारियों की नियुक्ति। SF9 था पहले लेकिन अब हटा दिया गया है, ठीक है। SF10 संयुक्त कार्रवाई का आदेश। SF10A संयुक्त कार्रवाई में जांच अधिकारी की नियुक्ति। फिर आपका 10B है संयुक्त कार्रवाई में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। फिर आपका SF11 आता है, यह छोटी शास्ति हेतु आरोप पत्र है, यानी कि माइनर पेनाल्टी के लिए SF11 है। फिर 11B है, फिर 11C है। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम जानेंगे अगला SF11 और SF5, इन दोनों में जो आपको दिया जाता है तो क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आप इच्छुक हैं तो कमेंट करिएगा, मैं डिटेल से और इसके बारे में बता दूंगा, निलंबन वगैरह के बारे में, निलंबन में क्या है नहीं है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं SF11 के बारे में। SF11 में क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पे है परिनिंदा करके भी आपको छोड़ा जा सकता है। फिर है नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक।
एक निश्चित समय के लिए आपका प्रमोशन रोक दिया जा सकता है। कर्मचारियों की उपेक्षा यानी आदेशों को उल्लंघन एवं के कारण प्रशासन को आर्थिक नुकसान, यदि आपके कारण प्रशासन को आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई आपके वेतन से किया जा सकता है। फिर निर्धारित संख्या में सुविधा पास, पीटीओ अथवा दोनों सुविधा पर रोक लगाना। निर्धारित संख्या में आपको जो पास मिलता है, सुविधा पास या पीटीओ, दोनों पर रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद है वर्तमान वेतनमान में एक निचले स्टेज पर अवनति जो 3 वर्ष से अधिक ना हो, जिसका भविष्य पर प्रभाव ना हो तथा पेंशन प्रभाव ना हो। वर्तमान में जो वेतनमान है उससे एक स्टेज निचले स्टेज पर आपको 3 वर्ष से अधिक नहीं कर सकते हैं, जिसका भविष्य में प्रभाव ना हो एवं पेंशन पर प्रभाव ना हो। चौथा है नियत अवधि के लिए वेतन वृद्धि। नियत अवधि के लिए वेतन वृद्धि पर रोक लगाया जा सकता है। उक्त अवधि समाप्त होने पर इसका प्रभाव वेतन वृद्धि पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी निर्देश दिया जाएगा। यानी कि आपका जो वेतन वृद्धि है जो कि साल में एक बार होता है, इस पर नियत समय के लिए रोक लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों SF5 में क्या क्या नुकसान हो सकता है? दोस्तों नियत अवधि के लिए वेतन क्रम के निचले स्टेज पर अवनति यानी कि वेतनमान जो भी आपका रहेगा उसके निचले स्टेज पर आपको नियत अवधि के लिए रखा जा सकता है, जिसमें यह निर्देश हो कि अवधि समाप्त होने पर जो अवनति किया गया नीचे किया गया है इस पर भावी वेतन वृद्धि पर प्रभाव होगा या नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है किसी निचले वेतन क्रम, ग्रेड हो गया, पद हो गया या सेवा में अवनति जिसके साथ ही यह निर्देश दिए गए हों कि किन शर्तों पर उस ग्रेड, पद या सेवा पर उसे वापस लिया जाएगा या जा सकेगा अथवा नहीं, और वापस लेने पर उसकी वरीयता वेतन पर प्रभावी होगा या नहीं। ठीक है। उसके बाद अगला है अनिवार्य सेवा मुक्ति, जिसमें कि पेंशनरी लाभ देय होते हैं। अनिवार्य सेवा मुक्ति भी आपकी की जा सकती है। उसके बाद है सेवा से हटाना, रिमूवल, जो भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता नहीं होती है। पेंशनरी लाभ न्यूनतम 1/3 या अधिकतम 2/3 भाग दे है। आपको रिमूव किया जा सकता है सर्विस से, आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला है बर्खास्त करना। ठीक है, यानी डिसमिसल, जो भविष्य में बर्खास्त करना है, जो भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता होती है, पेंशनरी लाभ दे नहीं है। ठीक है। अब देखिए, एक तो रिमूवल है, एक तो बर्खास्त है। ठीक है। दोनों से सर्विस से हटाया ही जा रहा है, निकाला जा रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर सेवा से हटाया गया, रिमूवल किया गया, तो आप एक बार नौकरी में दोबारा आ सकते हैं, लेकिन यदि बर्खास्त कर दिया गया दोबारा नौकरी में आप नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।